Is it better now? Yeah. Okay. Okay. Thank you. So 190 days बचे, so roughly around 6 months बचे. So 6 months में first question दिमाग में आता है कि सर 6 month more than enough है या फिर कम है या फिर exact time है. So मैं बोलूँगा कि 6 month is the more than enough time. मैंने लोगों को देखा है जो 5 मंथ या 4 मंथ में भी प्रिपेयर करके कैट में 99 परसेंटाइल लेके आए. एंड दे वर नॉट वेरी एक्सेप्शनल स्टूडेंट. ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही अच्छे हो, पहले से हो, आईआईटीएंस हो या एनआईटी से हो या तो फिर कोई नेशनल इंस्टीट्यूट से हो जहाँ से उनका बेस पहले से क्लियर हो, पहले से ऐसे एग्जाम्स देते आ रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट हो. ऐसा कुछ नहीं था. नॉर्मल स्टूडेंट थे. मतलब कॉलेज में भी ग्रेजुएशन में भी उनके मार्क्स 6.7 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आए थे. एंड स्टिल दे मैनेज टू गेट मोर देन 99 परसेंटाइल इन फाइनल एग्जाम. तो वैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे थे, कुछ मेरे सीनियर्स भी ऐसे थे. सो जब मैं एक्सएलआरआई में था तब मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिन लोगों ने कैट नहीं दिया था, सिर्फ जेड दिया था. एंड जेड इज मच मोर टफर देन कैट. और उन्होंने जेट में 99 प्लस परसेंटाइल सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन के बाद उन्होंने अचीव किया था. तो उनके कुछ मतलब लर्निंग्स हैं. प्लस इतने सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रोग्रेशन पाथ होता है, वो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है. और वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपकी लर्निंग जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए. सेकंड थिंग, ये मतलब मैं थोड़ी जेनरिक बातें करूँगा. मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. उसका रीज़न ये है कि हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, राइट. सो उसके हिसाब से आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ता है. अगर मैं कोई पर्टिकुलर डिटेल स्ट्रेटेजी में चला गया और वो आपके लिए अप्रोप्रिएट ना हो तो फिर आप उसमें गलत फंस जाओगे, राइट. तो इसलिए मैं थोड़ा जेनरिक रखूंगा, आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ेगी. मैं थोड़े मतलब उसके वेरिएंट्स भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो. अगर आपका कोई सेक्शन स्ट्रांग है, कोई वीक है, तो आप कैसे उसको वीक सेक्शन को स्ट्रांग बना सकते हो, कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, एग्जाम में उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट. अगर कैट में अगर हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर हम छोड़ दें, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था, इस साल भी है कोविड वैसे, बट होपफुली एग्जाम आते तक उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाना चाहिए. एंड वी कैन अज्यूम दैट कि इस साल का कैट वो सेम स्ट्रेटेजी सेम पैटर्न पे होगा जो नॉर्मली उनका एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है. 300 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं. एंड नॉर्मली 3 आवर्स देते हैं वो लोग, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन. ओके, सो हम अज्यूम करके चलेंगे कि सेम पैटर्न रहेगा और वही आना चाहिए. अगर ये पैटर्न के हिसाब से आप एडजस्ट हो गए और उसमें कुछ वेरिएशन आता है तो आप मान के चलो कि वो वेरिएशन को आप टैकल कर पाओ, राइट. बिकॉज सिटिंग फॉर अ continuously for a 3 hours and giving full attention to 100 question is not a easy task. ठीक है. सो आपने देखा होगा कि जब 3 घंटे का पेपर था तब भी 99 परसेंटाइल के लिए कट ऑफ था 166 170, राइट. और जब 2 घंटे का था तब था 120, राइट. सो वो हायर साइड पे है क्योंकि 2 आवर्स इज अ लेस टाइम, वहाँ पे आपका अटेंशन स्पान ज़्यादा रहता है. 3 आवर्स में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, राइट. तो वहाँ पे नेचुरली आपका अटेंशन स्पान कम हो जाता है, फोकस टाइम कम हो जाता है और आप कुछ गलतियाँ कर सकते हो. तो 3 आवर्स के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो 2 आवर्स वाला भी आप आसानी से दे पाओ. ओके, नाउ कमिंग टू करियर लॉन्चर. तो ये हमारी करियर लॉन्चर की टीम है. काफ़ी लोग पहले से जानते हैं. सी एस सर इज़ द डायरेक्टर ऑफ करियर लॉन्चर बड़ोड़ा. अनुराग सर है. भाविन शाह, आई एम द भाविन शाह. सो आई एम एक्सेलराइट alumnus and I'm LRDI and PDP faculty. Right now I'm working as a consultant in KPMG India. I'm also like mentoring people who are preparing for CAT. Another is a Bhavin Mistry sir. He is again FMS alumnus and he has converted. I am ABC FMS
not once but twice. He has achieved more than 99.9 percentile twice, and he is a quant and LRDA faculty. Vivek sir is from Symbiosis College, and he is right now head in Byju's. Bala Mukuni is again a consultant and a faculty at Career Launcher Baroda. Dhwani Patel is again he's mentoring people, and he's a PDP faculty. So here is our team. तो ये मैं हूँ. ओके. नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम. तो काफी लोगों को तो पता ही होगा कि कैट का स्ट्रक्चर क्या होता है. फिर से एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं. कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए हो तो आपको पता चल जाए. ठीक है. तो क्वांट में मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि क्वांट में टोटल 5 टाइप के ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं. ठीक है. नंबर्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स. सिर्फ आप ये 4 टॉपिक के ऊपर फोकस करो, सिर्फ 4 टॉपिक के ऊपर, तो आपका 90% से ज़्यादा का सिलेबस कवर हो जाता है. ठीक है. और लास्ट 5 ईयर्स से कैट में एक पैटर्न दिखा गया है कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. दे वांट नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मोर इन देयर बी स्कूल. व्हाई? क्योंकि अभी मार्केट का कंडीशन ऐसा है, राइट. तो देखो कि कॉलेजेस जो होते हैं वो बच्चों को सिलेक्ट कैसे करते हैं. बच्चों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है उनका? वो देखते हैं मार्केट, क्योंकि जो बच्चे आएंगे उनके कॉलेज में उनको भी 100% प्लेस करवाना है ना उनको. तो वो बच्चों को प्लेस करवाने के तरीके से देखते हैं. तो अभी मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है? मार्केट में इंजीनियर्स नहीं चाहिए उनको. उनको कॉमर्स बैकग्राउंड के, बीबीए बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज के डॉक्टर उनको चाहिए मार्केट में. कई सारी फार्मा कंपनीज है जो हैवीली रिक्रूट कर रही है. उनको एमबीए चाहिए जिनका बैकग्राउंड मेडिसिन. तो वैसे लोग उनको चाहिए होते हैं. ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स नहीं चाहिए होते, इंजीनियर्स भी चाहिए ही होते हैं उनको, क्योंकि इंजीनियर्स का एनालिटिकल स्किल अच्छा होता है तो वो कोई भी रोल में फिट हो जाते हैं, राइट. बट मार्केट में इंजीनियरिंग से ज़्यादा नॉन इंजीनियर्स की ज़्यादा डिमांड है अभी. और इसीलिए जो कॉलेजेस है उनको भी नॉन इंजीनियर्स चाहिए. अभी कॉलेजेस को भी पता है, एग्जाम सेटर को भी, पेपर सेटर को भी पता है कि अगर मैंने क्वांट का पेपर जैसा भी रखा, इंजीनियरिंग वाला बच्चा डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगा. ठीक है. तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग फोकस कर रहे हैं नंबर्स, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, एंड अप टू सम एक्सटेंट जियोमेट्री पे फोकस कर रहे हैं, ताकि जो नॉन इंजीनियर्स है उनको भी कोई ड्रॉबैक ना रहे, उनको भी कोई नुकसान ना हो. दे कैन ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन, राइट. तो मॉडर्न मैथ्स में क्या आता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, प्रोबेबिलिटी आता है. इनफैक्ट जब आप एमबीए में जाते हो एक बार, और एमबीए का करिकुलम अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ये 4 टॉपिक की ज़्यादा अहमियत नहीं होती, ये सारे टॉपिक की ज़्यादा अहमियत होती है. ठीक है. आपको वहाँ पे डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा, स्टेटिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा, राइट. तो वहाँ पे एमबीए के करिकुलम में मॉडर्न मैथ्स की ज़्यादा अहमियत होती है. बट कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉडर्न मैथ्स को, अगर जिसका क्वांट ओके ओके है, ठीक है, ही इज नॉट, क्वांट इज नॉट हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो वो मॉडर्न मैथ्स को छोड़ सकता है या लास्ट में रख सकता है. उसको फर्स्ट फोकस करना है अरिथमेटिक. क्यों? अरिथमेटिक पे सबसे ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, और इसमें अगर मैं 34 क्वेश्चंस मान लूँ क्वांट में, तो 12 क्वेश्चन पक्का है मान लो कि अरिथमेटिक में से आने. 12 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक. तो अगर 12 क्वेश्चन 34 में से आ रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा होगा. चलो कि अगर आपको कैट में क्वांट में 99 परसेंटाइल लाना है और पेपर आपका मॉडरेट डिफिकल्ट निकला, ठीक है, मॉडरेट निकला. मॉडरेट यानी क्या? कि 100 परसेंटाइल तो डेफिनेटली आपको 34 के 34 सही लाने पे ही मिलेंगे. बट आपके 99 परसेंटाइल आपको 25 करेक्ट लाने पे मिलेंगे, तो वो आपका मॉडरेट डिफिकल्ट. और ये 25 करेक्ट करने से 99 परसेंटाइल मिल जाते हैं. उसमें से 12 तो आपके अरिथमेटिक के ही होंगे, यानी 50% आपका काम, अगर अरिथमेटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वहां पे हो गया. नंबर्स में से आपको 8 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे. सेम यहाँ से भी 8 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. ठीक है.
और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो आपको फोकस करना है एथमेटिक्स, राइट। सो क्वांट में बेसिकली मैं अगर कोई ऑर्डर दूं कि कौन से ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट एथमेटिक। सेकंड आता है आपका नंबर्स। नंबर्स इसलिए सेकंड आता है कि नंबर्स में कैलकुलेशन पार्ट भी आता है जो एलआरडीआई में भी यूजफुल रहता है, ठीक है। तो एलआरडीआई में भी नंबर्स यूजफुल रहता है। अगर रिमाइंडर वाला टॉपिक छोड़ दो तो बाकी सारे जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है और वो सब है, वो नंबर्स में आपके एनालिटिकल वो स्किल डेवलप करता है, जो एलआरडीआई में काफ़ी यूजफुल रहता है। देन मैं जियोमेट्री पे आ जाऊँ, थर्ड आपका ये आएगा। फोर्थ एल्जेब्रा पे आएगा। और फिफ्थ अगर आप कंफर्टेबल हो तो मॉडर्न मैथ्स पे आ सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी देखे जिनका मॉडर्न मैथ्स अच्छा होता है, और मतलब उनका मॉडर्न मैथ्स उतना अच्छा होता है जो आईआईटी के स्टूडेंट्स को भी बीट करते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका क्वांट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं एलआरडीआई में। अभी एलआरडीआई में क्या है, इसमें अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ दो, ये वाला पार्ट छोड़ दो, तो उसके अलावा ये वाला पोर्शन आपको कैट में नहीं दिखेगा। ये वाला आपको पोर्शन दिखेगा नॉन कैट एग्जाम में। नॉन कैट एग्जाम आपके कौन से होते हैं, एनमेट हो गया आपका, आईएफटी हो गया आपका, स्नैप हो गया आपका, ठीक है। जेट में भी ये वाले नहीं आते, ठीक है। जेट में डिफरेंट तरीके के ही आते हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करके बोलते हैं। तो जेट में तो कंप्लीट डिफरेंट पेपर स्टाइल है। तो यहाँ पे कैट में आपको सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा ये सारे टॉपिक्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। बाकी सब एग्जाम में दिख जाएंगे और वो उतने डिफिकल्ट भी नहीं होते, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम कैट का आता है। तो फोकस करेंगे पहले कैट को, फिर कैट खत्म होने के बाद आपको 1 मंथ जितना टाइम मिलता है बाकी सब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, 15 days to 1 month। तो तब जाके हम ये सारे टॉपिक्स को फोकस कर सकते हैं। तो अभी ये टॉपिक्स पे फोकस नहीं करें, ठीक है। अभी बाकी क्या बचा, डी आई एंड एल आर, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में पहले 2016 से पहले कैट आपको बता देता था कि ये डीआई का क्वेश्चन है और ये एलआर का क्वेश्चन। अभी वो नहीं बताता। अभी वो आपको जज करना है कि कौन सा क्वेश्चन, और वो जज करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी पजल रखना स्टार्ट कर दिया। जो आपका क्वेश्चन होगा वो पजल फॉर्म में होगा, वहां पे कुछ कैलकुलेशन पार्ट भी होगा, वहां पे कुछ टेबल्स, ग्राफ, केसलेट्स, समथिंग कुछ होगा, और बाकी का जो पार्ट होगा वो आपको लॉजिकली सॉल्व करना होगा, वहां पे कुछ लॉजिक होगा, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन प्योर डीआई भी नहीं है, प्योर एलआर भी नहीं है, राइट। तो आपको एज ए पजल के फॉर्म में सॉल्व करना होगा। अगर एलआरडीआई में, नॉर्मली एलआरडीआई हमेशा टफ रहता है। एलआरडीआई में अगर आप देखोगे तो क्वांट में आपको 100 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वर्बल में आपको 100 परसेंटाइल चाहिए तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। बट अगर आपको एलआरडीआई में 100 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए तो आपको 70 मार्क्स भी ले आए ना, तो चांसेस है कि आपके 100 परसेंटाइल आ जाए, क्योंकि 32 के 32 क्वेश्चंस कोई नहीं सॉल्व कर पाता, ठीक है। 32 में से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, और आपके 28 या 25 मार्क्स पे भी आपके 100 परसेंटाइल, क्लोज टू 100 परसेंटाइल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एलआरडीआई सेक्शन हमेशा टफ माना जाता है, ठीक है। एलआरडीआई सेक्शन हमेशा टफ माना जाता है। और आप मान के चलो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका दिक्कत क्या है कि इसमें कोई सिलेबस नहीं, एलआरडीए में कोई सिलेबस नहीं है। जैसे मैंने क्वांट को सेग्रीगेट किया वैसे मैं एलआरडीए को सेग्रीगेट नहीं कर सकता। हालांकि हम पढ़ाने के लिए कुछ पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, बट प्योर प्ले में वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। आपको वैसे के वैसे क्वेश्चंस वहां पे मिल गए, सपोज मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाया और सेम टू सेम सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। आ सकता है बट बहुत कम रहते हैं, राइट। तो एलआरडीआई में फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस नहीं रहता। दूसरी बात क्या होती है एलआरडीआई में, कि एलआरडीआई में पजल आते हैं जो आपने पहले कभी सॉल्व की भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है कि एलआरडीआई में क्वेश्चन सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने 15 मिनट एक सेट को दे दी और हो सकता है कि 15 मिनट के बाद आप उसका आंसर ना निकाल पाए, ठीक है।
तो आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे, दूसरे क्वेश्चन पे भी 15 मिनट करोगे, तो हो सकता है कि उसका भी आंसर ना निकले। सो हाफ एन आवर के बाद भी आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो उसको कैसे आप टैकल करोगे? तो LRDI को टैकल करने का एक ही तरीका है, आपको डाइवर्स सेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ये डाइवर्स सेट आएंगे कहाँ से? ये डाइवर्स सेट आएंगे आपके पास्ट ईयर कैट पेपर से आएंगे, प्लस अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, करियर लॉन्चर ज्वाइन किया हुआ है, तो आपके पास सेक्शनल टेस्ट होंगे, तो आप उसको कर सकते हो, प्लस मॉक से कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे 99 परसेंटाइल LRDI में लाना है, तो मुझे 500 प्लस सेट्स अच्छी तरह सॉल्व करने पड़े। ठीक है, अच्छी तरह मतलब वो सेट्स मैंने आज सॉल्व किए, तो 2 महीने के बाद भी मुझे पता होना चाहिए कि भाई इसका अप्रोच क्या था। ठीक है, वैसी तरह अगर आपने सॉल्व किए हैं 500 सेट्स, तो आपके LRDI में पक्का 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है, गारंटी देता हूँ। अभी ये 500 सेट्स मिलेंगे कहाँ से? तो आप नॉर्मली 30 मॉक्स देते हो। ठीक है, आपके पास 30 मॉक्स अवेलेबल होते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो। करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज में आपके पास 30 से ज्यादा मॉक्स अवेलेबल है। तो वो 30 मॉक्स में आपके पास हर एक मॉक में 8 सेट्स आते हैं। ठीक है, तो 8 सेट्स आ गए, मतलब 240 सेट्स तो यहाँ से ही आ गए आपको। दूसरे आपके पास पास्ट कैट ईयर के 5 पेपर है, हर एक में 8 गिन लो, तो वो 40 वहां से आ गए। प्लस आप जो क्लासेस अटेंड करते हो, हर एक क्लास में आपको मिनिमम 4 से 5 सेट सॉल्व करवाते। ठीक है, 4 से 5 अच्छे वाले सेट सॉल्व करवाते। टोटल 20 क्लासेस होते, तो यानी ये 100 जितने हो गए। ठीक है, तो आपके 380 तो यहाँ से ही हो गए, और बाकी का जो आपका 120 बाकी है, वो आपका आ जाएगा सेक्शनल टेस्ट में। ठीक है, 15 सेक्शनल टेस्ट दे दो आप, हर एक में 8 होते हैं, 120 हो गया, तो आपका 120 वो कवर हो। तो आप LRDI की प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो। LRDI के लिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई बुक LRDI के लिए अच्छी बनी ही नहीं है। अरुण शर्मा की भी बुक है, बट उसमें आप देखोगे तो आधी बुक उसने पास्ट ईयर कैट के क्वेश्चन की दी है। ठीक है, वो खुद भी क्वेश्चन नहीं बना पाए, और उन्होंने हाफ बुक, हाफ से ज्यादा का बुक उन्होंने पास्ट ईयर कैट पेपर्स के ऊपर दे दिया। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल है, तो फिर से पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? 500-400 रुपए की आती है बुक। ठीक है, तो वो एक बात हो गई। अभी आते हैं वर्बल के ऊपर। अभी देखो, मैंने एक सर। पैटर्न देखा हुआ है कि जिन लोगों का वर्बल हेलो अच्छा सर। होता है ना, उनका क्वांट थोड़ा डगमगाता है। जिनका क्वांट अच्छा होता है, उनका वर्बल थोड़ा खराब होता है। तो दो टाइप के लोगों के लिए हम बात करेंगे, जिनका ये स्ट्रेंथ है, जिनका ये वीक पॉइंट है। ठीक है, तो दो पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो वर्बल में क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, प्लस आपका ये VARC वाला पार्ट आ गया। ठीक है, वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट आ गया, और ये RC वाला पार्ट, तो VARC बोलते हैं इसको, राइट। अभी VA वाला पार्ट होता है, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसके 24 क्वेश्चन। अगर मुझे वर्बल में 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाना है, 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाना है, और वो मॉडरेट पेपर आता है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है, तो मुझे टोटल 70 मार्क्स लाने होते। ठीक है, 70 मार्क्स लाने होते हैं, तो मेरे 99 परसेंटाइल हो जाएंगे मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अभी ये 70 मार्क्स लाने के लिए आपको 22 से 24 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं। ठीक है, अभी ये 22 से 24 में आप मान लो कि RC अटेम्प्ट कर रहे हो सारे। ठीक है, टोटल आपने 6 सेट्स आते हैं, 6 के 6 सेट्स कर दिए, और आपके 2 गलत हो गए, 2 से 3 गलत हो गए। और आपने यहाँ पे किया, तो नॉर्मली VA वाला पार्ट जो होता है वो टीटा वाला होता है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे सारे अटेम्प्ट कर लिए आपने 10 के 10, और यहाँ पे आपके 2-3 सही हो गए। ठीक है, इसमें आपका सही होने का चांसेस कम रहते हैं, इसलिए 2 to 3 आपके सही हो, तब जाके आपके 99 परसेंटेज बन जाएंगे, अगर आपका ये स्ट्रेंथ है।
और आपका अगर स्ट्रेंथ हुआ तो ये 24 और 10 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा 1 आवर में। बट अगर ये आपका वीक पॉइंट हुआ तो आप 34 के 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहेगी। आपकी एक्यूरेसी 80% से लेके 90% के बीच में रहेगी। और आपका ये वीक पॉइंट है, बट कैट में आपको 95 परसेंटाइल तो मिनिमम एम करना ही पड़ेगा अगर आप ओवरऑल 99 परसेंटाइल के ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो 95 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 50 मार्क्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से 6 में से 4 सेट अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, और 4 सेट मैंने अटेम्प्ट कर दिए और यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, 4 सेट अटेम्प्ट किए मैंने, तो टोटल 15 क्वेश्चन में आराम से सही कर सकता हूँ। ठीक है, बीए में मैंने अगेन 1 और 2 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। अगर इतना आपने कर दिया तो वो जाके बनेगा आपका 50 मार्क्स, राइट। तो अगर एक एग्जाम कंडीशन में जहाँ पे आपने 6 महीने प्रिपेयर किया है, 4 सेट अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट है, प्लस बीए में 1-2 क्वेश्चन सही करना डिफिकल्ट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ज्यादा आपका कुछ खराब हो रहा है तो मान के चलो कि अगर आपका आरसी डिफिकल्ट आ रहा है तो आपका वीए इजी होगा, और अगर वीए डिफिकल्ट है तो आरसी इजी होगा। तो यानी दोनों मिला के अगर एक में बुरा परफॉर्मेंस हो रहा है तो दूसरे में आप कवर कर सकते हैं। बट इसके लिए प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा दोनों सेक्शन। आप सिर्फ ऐसा सोच के नहीं बैठ सकते कि सर मैं आरसी में अच्छा कर लेता हूँ, बीए में 10 क्वेश्चन करता हूँ बट मुश्किल से एक सही होता है। वो एक सही होता है, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वहां पे बीए में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां पे अटेम्प्ट करोगे और सही हो रहा है तो दैट इज वहां पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छा होगा, राइट। क्योंकि वहां पे बीए लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही किया है जो लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, तो वहां पे आपको नॉर्मलाइज अच्छा होगा और आपको एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको आरसी और वीए दोनों पे फोकस करना है, अगर वो आपका स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो। ठीक है, कई स्टूडेंट आके मुझसे पूछते हैं कि सर हम वीए छोड़ दे तो चलेगा, ग्रामर में कुछ समझ में नहीं आ रहा और पैरा जंबल और ये एरर फाइंडिंग में हम जितना भी कोशिश कर ले अच्छा नहीं कर पाते। मैं उनको वही बोलता हूँ कि देखो भाई, वीए छोड़ना मतलब 10 मार्क के क्वेश्चन छोड़ना, यानी 30 मार्क छोड़ना। कल जाके उन्होंने आर से डिफिकल्ट कर दिया और वीए ही पूछना स्टार्ट कर दिया इजी वाला, तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे लिए कुछ बैकअप ऑप्शन तो होना चाहिए ना। और वीए और आरसी में दिक्कत क्या है, आरसी में भी वीए टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आरसी आपको दे दिया और बोलेंगे कि इसमें एरर फाइंड करके दिखाओ, राइट। अगर आप जीमेट या फिर बाकी सब एग्जाम्स के पेपर देखोगे जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे वो लोग आरसी में ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो वैसा चीज कैट भी कर सकता है, तो आपको वीए के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल पहले क्या सिलेबस होता है। अभी आ जाते हैं हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में 3 चीजों पे फोकस करेंगे हम। कितना टाइम कितना देना है, मटेरियल क्या है और प्रिपेयर क्या करना है, फोकस एरिया कौन सा है। ठीक है, ये 3 चीजों के ऊपर हम बातें करें। तो देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में जो 3 कंपोनेंट होते हैं आपको दिख रहा है, क्या होता है, पहले कंसेप्ट बनाओ, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर उसको टेस्ट करो। ठीक है, क्या है, कंसेप्ट बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर उसको टेस्ट करो। कंसेप्ट बिल्डिंग में आपके पास अभी टोटल 24 वीक्स है। 24 वीक्स है, आप मान के चलो कि सारंग अपना 10 माइक म्यूट करो। 10 से 12 वीक, मतलब आप 3 मंथ्स अगस्त तक आप कंसेप्ट बिल्डिंग को दे सकते हो। फिर उसकी प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस करो।
और ये मॉक्स जो है ना, वो आपको ऐसा नहीं है कि लास्ट में देना। मैंने क्या बताया कि 30 मॉक्स है टोटल, 30 मॉक्स देने आपको। एक मॉक देने के लिए 3 घंटा चाहता है, और उसको एनालिसिस करने के लिए 7 घंटा जाता है, तो 10 आवर्स जाते हैं। अगर 10 आवर्स एक मॉक में जाते, 30 मॉक देने के लिए 300 आवर्स चाहिए। अभी लास्ट में आप करने गए ना, तो ये 300 आवर्स मिलेंगे नहीं आपको, और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा तो एग्जाम में भी जब आंसर दे रहे होंगे तब कंफ्यूजन रहेगा, और गलत मार्क करके आ जाओगे। तो आपको मॉक तो अभी से देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बट अभी वो डायग्नोसिस वाला स्टेज होगा। आप वहां पे देखोगे कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है। पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अंडर भी आप कौन सा एरिया, कौन से क्वेश्चंस, कौन से स्टाइल के क्वेश्चंस आप अच्छे कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो, कौन से क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। तो वो अभी डायग्नोसिस वाला पार्ट चलेगा। और जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, जब तक आपके कंसेप्ट बिल्टअप नहीं हो जाते, तब तक वो स्टेज रहेगा। फिर अचानक से आप देखोगे कि सडनली आपके स्कोर में ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया, एक राइज आना स्टार्ट हो गया। तो मैं नॉर्मली बच्चों को ये ग्राफ दिखाता हूँ कि अगर आपका ये टाइम और ये आपका मॉक टेस्ट स्कोर है, मॉक टेस्ट का स्कोर है, ठीक है। ये 1 मंथ है, ये 2 मंथ है, 3 मंथ है, 4, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हो तो पहले एक स्टार्टिंग में अच्छा राइज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप कंसेप्ट बिल्टअप करते हो ना, वैसे वैसे आप बेसिक क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर पाते। फिर एक प्लेटू आ जाता है। फिर ये प्लेटू के बाद है ना, अचानक से सडनली राइज होता है, ठीक है। ये राइज आपको कब आएगा वो पता नहीं चलेगा, बट ये राइज जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, वो आइडेंटिफाई करना है। और हो सके तो ये आपको सितंबर के मंथ में ही ले जा लाना है। ट्राई करो, इतना मेहनत करो, जब तक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आप अचीव नहीं कर पाते, अचानक से आपके मॉक स्कोर हाई आना स्टार्ट नहीं होते, तब तक आपको फुल फोर्स में मेहनत करनी। एक बार आना स्टार्ट हो गया तो आपको समझ लेना है कि अभी रिवीजन का टाइम टाइम हो गया है। तब तक आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने, आपको अब प्रैक्टिस जो है आपकी वो अच्छी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। एक बार ये स्टेज अचीव हो गया, फिर आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गया सारे सेक्शन के लिए, ठीक है। ओवरऑल हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे हर एक सेक्शन में। तो क्वांट में देखो, क्वांट में आपका सिलेबस क्लियरली डिफाइन, ठीक है। तो आप हर एक मंथ में एक चैप्टर, एक टॉपिक खत्म करने का ट्राई करो। तो आपके पास 3 महीने हैं। अरिथमेटिक आई होप सब कर रहे होंगे, या फिर आपका खत्म हो गया होगा। अरिथमेटिक में उतना मतलब डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बंदा कॉमर्स का हो, नॉन इंजीनियर हो या इंजीनियर हो। अरिथमेटिक में टॉपिक क्या आते हैं आपके? प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, परसेंटेजेस आते हैं, टाइम वर्क आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, जो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हुए हैं। उसमें 2-3 कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टिपिकल अप्रोच से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आप अलग से थोड़ा 1-2 घंटा दे सकते हो हर एक चैप्टर में, और जितना जल्दी से हो सके उतना ये चैप्टर खत्म करो। बाकी के 3 महीने हैं, हर एक महीने में एक टॉपिक लो, नंबर्स से स्टार्ट करो। पहले नंबर्स लो, फिर ज्योमेट्री लो, फिर अलजेब्रा। फिर बाद में अगर कुछ बच जाता है, लगता है कि नहीं क्वांट में और स्कोर कर सकते हैं, मज़ा आ रहा है, तो मॉडर्न मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। वरना मॉडर्न मैथ्स आपके क्लास में या ट्यूटोरियल आपके चलते रहते हैं, तो उसमें जितना आता है उतना कर लो, ठीक है। अलग से उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3 टॉपिक जो है आपके जुलाई तक खत्म हो जाने चाहिए, और अगस्त तक आपके 4 टॉपिक खत्म हो जाने चाहिए कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फेज होता है,
ठीक है, क्योंकि क्वांट में ही आप देख पाओगे कि जितनी मेहनत कर रहे हो ना उतना रिजल्ट मिलता है मॉक में। बाकी सब में तो पता ही नहीं चलेगा कि सर मेहनत कर रहे हैं, जिस मॉक में ज्यादा मेहनत की थी वहां पे कम स्कोर आ गया, जिसमें कुछ नहीं किया था वहां पे ज्यादा स्कोर आ गया। ठीक है, तो वो सब चीजें बाकी सब दोनों सेक्शन में चलती रहेगी। क्वांट में आपको टेंजिबल बेनिफिट दिखेंगे। दूसरा, एक बार ये कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए फिर आपको सेक्शनल टेस्ट और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो आपको क्वांट के लिए है ना बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट। अरुण शर्मा है, सर्वेश वर्मा है, ठीक है, निशित सिन्हा है, प्लस काफी सारे कोचिंग क्लासेस के मटेरियल बुक्स सब कुछ अवेलेबल। तो क्वांट के लिए है ना बहुत सारा मटेरियल है मार्केट। आप कोई भी मटेरियल पिक करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बट पहले से कुछ डिफाइन करके रखो कि भाई अरिथमेटिक पोर्शन मुझे अच्छा लगा है, बट उसको मैं 50 आवर्स से ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, और मुझे नंबर्स अच्छा नहीं लगा, बट उसको मुझे मिनिमम 30 आवर्स दे। तो वैसे कुछ पहले से प्री डिफाइंड टारगेट रखो। ठीक है, ये टारगेट मैं इसीलिए आपको क्लियर कट नहीं बता रहा कि आपको 50 आवर्स देने ही है या 30 आवर्स देने ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी अभी स्किल कितनी, आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है। क्वांट सेक्शन अगर आप अच्छे हो तो मैं बोलूँगा 30 आवर्स में हो जाएगा काम। अगर आप थोड़े वीक हो तो आपको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ सकता है। ठीक है, मॉक्स पे आ जाते हैं। मॉक्स में क्वांट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जब भी मॉक दो, आपको जब एनालाइज करो, जो भी कोई टिपिकल क्वेश्चन हो क्वांट का उसको कहीं पे नोट डाउन करके रखो, क्योंकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन सीधा आ गया और आपको वो फॉर्मूला या फिर वो ट्रिक पता होगी तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्वांट में एक एग्जाम, एक क्वेश्चन आया था कैट में, ऐसा समथिंग कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका इक्वेशन दे दिया था हमको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 4। ठीक है, और ऐसे चार हमको दे दिए थे और बोला गया था कि इसके बीच का एरिया निकालो। अब इसका सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला आप डालोगे तो 30 सेकंड में, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप निकाल पाओगे आंसर। जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो भी निकाल पाएगा, वो ड्रॉ करके निकालेगा। ठीक है, उसमें आपको 3 मिनट लग जाएंगे। तो आपके जो 2.5 मिनट बचे हैं उसमें आप दो क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे, यानी 6 मार्क और। यानी आप IIM उदयपुर से सीधा IIM अहमदाबाद में जा सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क के डिफरेंस में। तो ये फर्क होता है, कैसे टाइम सेव करें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्वांट में। LRDI में आते हैं। LRDI में कंसेप्ट के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है। आपको चीजों को वैसे देखना है जैसे शेरलॉक होम्स देखते हैं। पूरा चीज, पूरा पजल आपको सॉल्व करना है। और वो पजल सॉल्व करने के लिए एक आपका वो सेलो टेप होता है ना, सेलो टेप हम देखते हैं तो निकालते हैं तो वो लास्ट पीस होता है, वो ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। बट कुछ लोगों को तुरंत मिल जाता है क्योंकि उनको पता है कि वो देखते कैसे। वैसे सिमिलरली आपको पजल सॉल्व करते टाइम भी आपको वो नजरिया चाहिए, वो प्रैक्टिस चाहिए कि आप कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें और धीरे धीरे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट के नाम पे तो कुछ नहीं है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। हालांकि LRDI में लोग एक चीज काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्पीड काफी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आगे बताया कि अभी प्योर DI बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो पजल के अंदर ही वो कैलकुलेशन पार्ट रखते हैं। अगर आप वो कैलकुलेशन स्पीड में कर पाए, मेंटली कर पाए, तो आप वो पजल बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, या तो आपको क्लू बहुत आसानी से दिख जाए। बट अगर आप ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, प्लस वो क्लू नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए कैलकुलेशन स्पीड काफी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन स्पीड आपको क्वांट में भी हेल्पफुल करेगी। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। ऐसा मत सोचना कि भाई अभी तो स्क्रीन पे कैलकुलेटर आ गया है तो चल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं प्रैक्टिस एंड सेक्शनल टेस्ट के ऊपर। तो इसमें जितनी प्रैक्टिस कर पाओ वही आपका कंसेप्ट बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें ये दोनों पार्ट सेम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट बिल्टअप होगा। तो स्टार्ट गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट।
ठीक है, जो भी मटेरियल मिलता है उसमें से पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं मिलता तो पास्ट ईयर के कैट पेपर्स थे वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, और मॉक्स में भी जितने भी मॉक्स आते हैं ना, ऐसा नहीं कि नॉर्मली मॉक्स देते हैं ना तो आठों के आठ सेट तो सॉल्व नहीं कर पाते, हम करते हैं 3 या 4 सेट। जब मॉक का एनालिसिस करते हैं तो वही 3 या 4 सेट को देखते हैं, बाकी के 4 को देखते ही नहीं है। बट वो 4 भी इंपॉर्टेंट, वो आप देखो कि वो 4 आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किए, वो 4 इजी थे क्या, उसको अटेम्प्ट करते तो आपकी एक्यूरेसी, आपका टाइम सब इम्प्रूव हो सकता था क्या। तो वैसे क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने, प्लस प्रैक्टिस तो हो ही रही है, बाकी के 4 क्वेश्चन करोगे तो ये रहा एलआरडीए का स्ट्रेटेजी। वर्बल का स्ट्रेटेजी मोर और लेस मैंने आगे डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, बट इसमें जिसका वीक पॉइंट है वर्बल, उसको फर्स्ट वर्क करना है वोकेबलरी। देखो कोई भी लैंग्वेज सीखते हो ना, कुछ आता हो ना आता हो, उसकी वोकेबलरी आपको आनी। तो वोकेबलरी के लिए मैं हमेशा एक बुक सजेस्ट करता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक है ना, मतलब आपके दिमाग में पूरी फिट हो जानी चाहिए। इसके अंदर जो भी वर्ड, टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे वर्ड्स, सारे मीनिंग, सारे उसके क्रॉस रेफरेंसेस, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार वोकेबलरी आप डेवलप करोगे, अगर आपको पैसेज में कुछ समझ नहीं आ रहा बट आपको वो वर्ड दिख गया, वहां पे लिख के आया है कि पैथेटिक, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये भाई ये नेगेटिव कॉनोटेशन वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे जो बात की गई है वो नेगेटिव है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं, आरसी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, राइट। वहां पे आपको एक वर्ड से, ऑप्शंस में एक वर्ड से पूरा आपको ऑप्शन डिफाइन करना होता है, वो आंसर डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको वोकेबलरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दूसरी बात, रीड अ लॉट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी आप नॉवल पढ़ो, क्योंकि अभी वो पढ़ने का टाइम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि अभी कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, वहां पे टाइम चला जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर्टिकल्स पढ़ो, और इससे भी एक स्टेप में आगे आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आर्टिकल पढ़ के आप खुद अपने क्वेश्चन और ऑप्शंस बन। मिंट का कोई आर्टिकल ले लो, कोई आप गार्डियन का आर्टिकल ले लो, कोई आप प्रोजेक्ट सिंडिकेट का आर्टिकल ले लो, वो आर्टिकल पूरा पढ़ के बैठो, खुद क्वेश्चन बनाओ और अपने फ्रेंड को दो वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इससे होगा क्या, आप एग्जामिनर के दिमाग में जा रहे हो, आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस कैसे बिल्टअप होते हैं, राइट। और वो क्वेश्चंस बिल्टअप कैसे होते, वही एक्चुअली वर्बल में सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, देखो वर्बल में आप सभी ने देखा होगा कि दो ऑप्शंस के बीच में आप फंस जाते हो। ठीक है, कुछ लोगों को तो सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे। ठीक है, बट दिक्कत क्या होती है कि क्वांट में ना एक स्पेसिफिक आंसर होता है कि इसका आंसर 34 है तो 34 है, ये उसका मेथड है, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। लास्ट 3 ईयर्स से, लास्ट 4 ईयर्स से इनफैक्ट कैट ने अभी आंसर की रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन क्या मार्क किया, और कैट को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो लॉजिक दे रही है वर्बल की क्वेश्चन के लिए, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो, वरना फिर लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर ये आंसर नहीं, ये आंसर भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए वो तभी कर सकते हैं जस्टिफाई जब वो लॉजिकली बिल्ट। और वर्बल में भी अब लॉजिक दिखना चाहिए, पहले ऐसा नहीं होता था, कैट कुछ भी बना के रख देती थी, उसका आंसर कुछ भी आता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ठीक है, और इसलिए आप देखोगे तो पास्ट के कैट के पेपर्स में वर्बल पार्ट इतना डिफिकल्ट आता था, कुछ समझ में ही नहीं आता था कि करे कि क्या ना करे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, अभी वर्बल लोगों को, कुछ लोगों को इजी लगता है क्योंकि वहां पे क्लियरली लॉजिक दिखता है, वहां पे क्लियरली दिख के आता है कि भाई ये ही आंसर हो सकता है। और वो आंसर क्यों हो सकता है, जब आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करना स्टार्ट करोगे तब आप समझ पाओगे कि आंसर्स कैसे बिल्ट होते हैं, आंसर्स के आजू बाजू ऑप्शंस कैसे बिल्ट होते हैं। ठीक है, लॉजिक कैसे बिल्ट होता है, और वो चीज आपको करनी है वर्बल में। ठीक है, ऑन गोइंग आपको, वर्बल जो है आपका ऑन गोइंग प्रोसेस होगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा कि भाई कंसेप्ट
बिल्डअप हो गए, अभी नाउ स्विच टू प्रैक्टिस और सेक्शनल टेस्ट मोड। वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, सेम एज LRD है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट बिल्टअप होंगे। कुछ कॉमन चीजें आप कर सकते हो, जैसे वोकेबलरी हो गया, ग्रामर के कुछ रूल्स हो गए, वैसी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है। तो ये ओवरऑल हो गया आपका क्वांट, DILR और वर्बल। अभी आ जाते हैं एक चीज के ऊपर जो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि देखो, हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तभी हम 1 घंटे के लिए सपोज क्वांट की प्रैक्टिस करने के लिए बैठ, ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, फिर व्हाट्सअप देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, फेसबुक देख लिया, फिर बाकी के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर अगेन देख लिया इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, या फिर किसी से बात कर ली, किसी का कॉल आ गया। ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए कुछ काम आ गया, दिमाग में कुछ और घूम रहा है, यहाँ पे क्वांट कर रहे हो, गाने सुनते सुनते कर रहे हो, और आप 1 घंटे में 20 क्वेश्चन तो कर लेते हो आप आराम से। बट वो 20 क्वेश्चन इफेक्टिवली नहीं करते, इसमें लर्निंग जो पार्ट होती है, जो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, जो ट्रिक्स याद होने चाहिए, जो स्पीड आनी चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए क्या करो, जब भी कोई भी क्वांट हो या फिर LRT हो या वर्बल हो, उसको फोकस लर्निंग से आप प्रैक्टिस करो। फोकस लर्निंग क्या होता है, और ये चीज मैंने देखी है, जो भी बच्चों ने 99+ परसेंटाइल स्कोर किया है, मैंने पर्सनली जाके उनको पूछा है कि भाई आप प्रिपेयर कैसे करते थे, जब आप पढ़ाई करते थे कहाँ बैठते थे, कैसे बैठते थे, कौन सी बुक रेफर करते थे, कितना टाइम देते थे। सबका एक कॉमन आंसर था, और वो था फोकस लर्निंग। फोकस लर्निंग क्या होता है, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में टाइमर लगा, मोबाइल में टाइमर लगा दो 15 मिनट का, ज्यादा का नहीं। ठीक है, 15 मिनट का टाइमर लगा दो, आपके पास 10 क्वेश्चन, कोई बुक में से क्वांट सॉल्व कर रहे हो, 10 क्वेश्चन टारगेट करो कि ये 10 क्वेश्चन आप 15 मिनट में सॉल्व करो। अभी ये क्या हो गया, ये अभी प्रैक्टिस नहीं हो गया, ये स्मॉल टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, और ये चैलेंज हो गया आपके लिए कि आपको 10 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना। ठीक है, अभी आपका दिमाग कैसे काम करेगा, अभी आपका दिमाग काम करेगा भाई मुझे ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। वो 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन ही सही हुए, 2 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने अपने लिए जो गोल सेट किया था ना, आपको अंदर से होगा कि भाई ये 2 क्वेश्चन गलत क्यों हो गए, मैंने क्या गलती की, मैं 8 क्वेश्चन ही क्यों कर पाया, मैं ये 8 क्वेश्चन करने का कोई शॉर्टकट है क्या, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, कोई स्पीड में इंक्रीज कर सकता हूँ, 8 से 10 तक पहुंच सकता हूँ, प्लस ये 10 में से 8 कर पाया, तो ये 8 मैंने डिफिकल्टी वाले ले लिए, बाकी के 2 इजी वाले छूट गए क्या। ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, और ये होगा 15 मिनट का। बट ये 15 मिनट आपका 1 आवर का जो टाइम होगा ना, जो नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हो, उससे कई ज्यादा इफेक्टिव हो। ये 15 मिनट के बाद आप व्हाट्सअप देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब भी आप प्रिपेयर करने बैठो, LRTI का सेट ले लिया आपने, ठीक है, मोबाइल में टाइमर रखो कि 10 मिनट में ये सेट सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो तब आपको LRTI का सेट अगर आपका 10 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ, तो आप अंदर से एक थोड़ा इंक्विजिटिवनेस आएगी कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे समझ में नहीं आया। आप सामने से चल के उसका सॉल्यूशन देखोगे, अगर आपने सही किया होगा तो भी, ठीक है। तो वो हुआ आपका लर्निंग। तो मैं हमेशा आपको स्ट्रेस दूंगा, फोकस लर्निंग पे ज्यादा आप फोकस करो, ठीक है। और यही मंत्रा है अगर आपको सक्सेसफुली कैट के प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, उनके पास सारी बुक्स होती है, ठीक है, मतलब सारी बुक्स होती है, जितने कोचिंग मटेरियल दुनिया में अवेलेबल है ना, उनके पास यहाँ के कोचिंग वालों का भी बुक मटेरियल होता है, दिल्ली वालों का भी मटेरियल होता है, बॉम्बे वालों का भी होता है, सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2-2 अलग अलग सेंटर होंगे, उनका भी मटेरियल होता है। अभी इतना मटेरियल लेके क्या करोगे तुम, करना है तो तुम्हें सिर्फ बेसिक चीजें ही ना,
और ऐसी भी गारंटी नहीं है कि ये मटेरियल में से ही कैट में कुछ आ जाएगा। कैट में जो आएगा वो हो सकता है इतना सारा मटेरियल रिफर करने के बाद भी कुछ ना आए उसमें से। तो आपको एक चीज याद रखनी, ईट लेस, डाइजेस्ट मोर। जितना करो ना उतना अच्छी तरह डाइजेस्ट करो, उतना अच्छी तरह करो, वो चीज आपको याद रहनी चाहिए। आप बोल रहे हो कि सर अरिथमेटिक में 8 चैप्टर थे, मेरे से सिर्फ 7 ही हो पाए, बट वो 7 में से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे चैप्टर कर लिए और आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा। अल्टीमेटली तो क्वेश्चन आंसर करने के ही आपको मार्क्स मिल रहा है ना। सही आंसर दोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कितना आप करके आए हो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल गए, राइट। तो ईट लेस, डाइजेस्ट मोर। अभी जो आपके पास है वही लेके चालू करो। ऐसा नहीं कि सर मैं अरुण शर्मा का वेट कर रहा हूँ, वो बुक आएगी, बट अभी कोविड की वजह से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, अभी तक आई नहीं है, 1 वीक के बाद आएगी तब चालू करूंगा। तो कोई मतलब नहीं है। 1 वीक मतलब बाकी के स्टूडेंट भी आपकी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी 1 वीक से बैठे हुए हैं, राइट। तो वो लोग आपसे आगे हो गए 1 वीक में। और कितने सारे स्टूडेंट, 2 लाख बच्चे अगर देते हैं एग्जाम, उसमें से 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसमें से आप मान लो सिर्फ 2000 बच्चे भी ऐसे हैं जो आपसे 1 वीक में ज्यादा कर गए। तो वो 2000 स्टूडेंट मतलब आपका 1 परसेंटाइल हो गया, राइट। 1 परसेंटाइल पीछे चले गए आप। तो यानी कभी वेट मत करो, जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट करो। और तीसरी चीज, जो ये आप पढ़ाई करते हो ना, जब पढ़ाई करते हो तो ये आपका हो गया इनपुट, चीजें सीखते हो। बट जो आपका बाकी का टाइम होता है ना, जो आपका आउटपुट होता है, वो होता है आपका रिफ्लेक्ट। उसको सोचो कि क्या सीखा है आपने, प्रैक्टिस करो उसको, एंड देन उसको शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। जब भी क्लास में आप पढ़ो, लर्न कर रहे हो आप, फिर कुछ लोग होते हैं कि भाई क्लास में पढ़ा दिया, सर क्लास में तो हो गया है नंबर्स, बट हाँ ये फॉर्मूला नहीं आता। तो उसका क्या मतलब? ठीक है, आप जब तक आपको आता नहीं है तब तक वो क्लास में पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो, वो 2 बार रिवीजन हो चुका हो या ना हो चुका हो, जब तक आपको आता नहीं है तब तक उसका कोई मतलब नहीं। तो आप लर्न करो क्लास में, घर जाके उसका सोचो कि क्या पढ़ा गया है, वही क्वेश्चंस फिर से एक बार ट्राई करो, वही सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बुक में से या फिर कहीं से, और फिर शेयर करो आपकी लर्निंग। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर आप कोई दूसरे फ्रेंड या दूसरे बच्चे को आप कुछ सिखा पाते हो, तो समझो कि आपको वो चीज अच्छी तरह आती है। ठीक है, वो चीज आप तभी सिखा पाओगे जब आपको आती है, राइट। तो इसलिए जितना हो सके उतना शेयर करो। एक ग्रुप बनाओ फ्रेंड, जिसका वर्बल अच्छा है उसके साथ फ्रेंडशिप करो, कि भाई तू मुझे वर्बल में हेल्प कर, मैं तुझे क्वांट में हेल्प करूंगा। ठीक है, वो नेचुरली वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर ही देते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों को फाइंड आउट करो, ग्रुप बनाओ 5-6 लोगों का, आपस में डिफिकल्ट क्वेश्चन शेयर करो, कोई कंसेप्ट शेयर करो, तो वो आपको भी आएगा, आपके फ्रेंड को भी आएगा। तो म्यूचुअली वो दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो यानी जब भी आपको क्लास में या कहीं पे भी पढ़ाया जाए, तो पहले लर्न करो, फिर रिफ्लेक्ट करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर शेयर करो। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया। मैंने कुछ बुक्स के भी नाम बता दिए, आपको मेथोडोलॉजी भी बता दिया, और आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी। अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, वो क्वेश्चन के ऊपर हम, ओके, यस, दिस टाइम आई एम अहमदाबाद इज सेटिंग कैट पेपर। हाँ, आई एम अहमदाबाद का 2016 में पेपर आया था, और आई थिंक ये जो अभी का करंट का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वो आई एम अहमदाबाद ने ही सेट किया था, फिर वो स्टैंडर्डाइज हो गया। तो आई एम अहमदाबाद ने वो क्वेश्चन पेपर में क्वांट पार्ट इजी रखा था। वर्बल नॉर्मली बोलते हैं कि आई एम अहमदाबाद का टफ आता है,
ठीक है, एंड विच आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि वर्बल पार्ट टफ आएगा, बट वो वर्बल पार्ट उतना टफ 2016 में नहीं आया था, बट इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो थोड़ा टफ आएगा, और LRDI डेफिनेटली टफ आने वाला है, आप मान के चलो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अभी का कि व्हाट शुड बी टाइम इंटरवल बिटवीन टू मॉक्स। नॉर्मली हर वीक में एक मॉक देना चाहिए टिल सितंबर, फिर सितंबर के बाद हर वीक में दो मॉक्स देने चाहिए। ठीक है, तो अभी आपके पास टोटल 24 टू 25 वीक्स है। ठीक है, तो आप 14 वीक्स तक एक मॉक दो, फिर उसके बाद 10 वीक तक आप दो मॉक्स दे दो, तो टोटल आपके पास 34 टू 35 मॉक्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। हाउ इज जॉर्ज समर्स पजल बुक। जॉर्ज समर्स का पजल बुक है ना, वो अभी टाइम नहीं है, देखो वो प्योर पजल है, वो प्योर पजल है, और उसमें से कुछ पजल आपने बचपन में भी सुनी होगी। ठीक है, वो अच्छी बुक है, बट कैट में है ना क्वेश्चन वाली पजल आती है, किसी को चैलेंज करने के लिए या मजे लेने के लिए पजल नहीं पूछते। 2 आवर पेपर इज मोर स्कोरिंग और 3 आवर्स इज मोर स्कोरिंग, सचिन पूछ रहा है। सो आई वुड से कि 2 आवर पेपर इज मोर स्कोरिंग, क्योंकि 2 घंटे में 40 मिनट्स में आपके पास आपका जो पेशेंट लेवल है ना, मतलब कंसंट्रेशन लेवल आपका अच्छा रहता है। 3 आवर्स में आप वांट में आते आते थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हो, और इसीलिए वो सेम आप सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है उसके कट ऑफ पे भी। ठीक है, इस साल 2 आवर्स के पेपर में भी कट ऑफ 120 प्लस हुआ था, जबकि 3 आवर्स के पेपर में 140 पे भी लोग 99 परसेंटाइल ले आए थे 2017 में। एनी अदर क्वेश्चन? दिलीप शर्मा पूछ रहा है, सर दिस टाइप आर लर्निंग शेड्यूल। आई डिडंट गेट यू दिलीप, थोड़ा बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ क्या पूछना चाहते हो। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है उनका कि हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेंड इन ऑल सेक्शंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो, ये पॉइंट टच करना रह गया था। देखो, तो नॉर्मली क्या होता है, पहले से प्री डिटरमाइंड माइंडसेट करके नहीं जाना कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, बट कुछ आपको स्ट्रेटेजिकली सोच के जाना होता है कि इतने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने होते हैं, तभी मैं जाके इतना स्कोर कर पाऊंगा। अगर क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए तो फिर स्कोर आने वाला नहीं है। तो आपको वहां पे थोड़ा, मतलब वो दोनों तरफ से चैलेंजिंग पॉइंट, आपको वो फाइन लाइन के ऊपर चलना होता है। तो मैं बच्चों को क्या बताता हूँ कि आप है ना पेपर देखो, 10 मिनट में आपको पता चल जाता है कि पेपर डिफिकल्ट है या इजी है या मॉडरेट। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो कि इजी है, मॉडरेट है, या फिर डिफिकल्ट। और 3 सेक्शन है आपके पास, VA है, DILR है, और क्वांट। और अभी मान के चलो कि सपोज आप पेपर देने बैठे, पहला सेक्शन आ गया आपके सामने V, और वो इजी निकला, तो अब मान के चलो कि DI और क्वांट में वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकती है, जो नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल होती है उससे बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि VA इजी आया, तो आपको पता चल गया कि जब VA इजी होता है तो आपका 100% 99% की बात, 99% आपका बनता है 75 से 78 मार्क्स के बीच। मतलब आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन तो सही करने हैं। 25 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़े। ठीक है, अगर वो डिफिकल्ट मॉडरेट आया VA, तो आपको पता है कि 70 से लेके 72 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी आपके टोटल 24 या 22 से लेके 24 तक आपके मार्क क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके लिए आपको 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े, और अगर डिफिकल्ट आए तो डिफिकल्ट में आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका बन गया
दूसरा DILR में भी आप सिमिलरली कर सकते हो कि अब बहुत इजी आ गया तो आपको टोटल 32 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर मॉडरेट आ गया तो आपको 20 से लेके 22 क्वेश्चन करने हैं। और अगर डिफिकल्ट आ गया तो आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। और क्वांट में सिमिलरली बहुत इजी आ गया तो टारगेट करो 34 के 34 कर पाओ। मॉडरेट आ गया तो टारगेट करो 30 करो। डिफिकल्ट आ गया तो 25 करो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। जो मैं आपके साथ शेयर कर। अभी आपका ऐसा हो कि सर मैं इजी वीए आता है बट वो वीए मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मैं 30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व अटेम्प्ट कर सकता, मैं 25 ही कर सकता हूँ, तो आप 25 रखोगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन आएगा कि ये नंबर आएगा कहाँ से। ये नंबर आएगा आपका मॉक्स। 5 मॉक दो। 5 मॉक में आप 5 मॉक्स को डिवाइड करो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल में। आपके 2 इजी थे, 2 मॉडरेट थे और एक डिफिकल्ट। और देखो कि आपने इजी मॉक्स में एवरेज कितने वीए क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एवरेज कितने डीआई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एवरेज कितने क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए। और यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहा है वो नंबर को +5 करके वहाँ पे रखें। क्यों +5? क्योंकि 5 क्वेश्चन जब तक एग्जाम आएगी तब तक उतना आपका ट्रेनिंग हो चुका होगा, उतनी कॉम्पिटेंसी बिल्टअप हो चुकी होगी। राइट। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। ठीक है। आई होप ये स्ट्रेटेजी आप सबको भी काम आए। ओके, कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। ओके, Braj Panchal guys, sir, right now going through arithmetic side by side in class, geometry and algebra is also going on. How to prepare? तो arithmetic जा रहा है तो arithmetic आपको 1 by 1 ही लेना है। पहले arithmetic जा रहा है तो arithmetic खत्म करो। क्लास में जो चाह रहा है ना वो आपको जस्ट रिफ्लेक्ट करना है। क्लास में जो चला है वो जाके जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। वो आपको उसके ऊपर पूरा फोकस टाइम नहीं देना। जो फोकस टाइम देना है अभी एथमेटिक को दो, वो कंप्लीट करो। फिर आप जियोमेट्री को दे सकते हो या अलजेब्रा को दे सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। दिलीप का है DILR, व्हाट क्लियर माइंड सोल्व द एनी क्वेश्चन। ओके, सचिन का बोल रहा है, सर आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन नंबर्स। इट फील्स लाइक अगर समझ आ गया तो हो गया वरना नहीं होता। And also being an engineer, I feel modern maths comfortable as compared to numbers. So should I skip number system just by doing fundamentals and solve? See, numbers तो कभी आप लाइटली नहीं ले सकते सचिन। कुछ ऐसे कैट के पेपर्स भी आए हैं जहाँ पे 50% क्वेश्चन नंबर से आए। अगर आप 2004 2006 के कैट के पेपर देखोगे तो वहाँ पे नंबर्स का वेटेज 50% से भी ज्यादा। इनफैक्ट इंटरव्यू में वो लोग नंबर के क्वेश्चन पूछते थे। आई एम कोलकाता के इंटरव्यूज में वो लोग नंबर्स के क्वेश्चन पूछते थे। तो नंबर्स को कभी भी आप लाइटली नहीं ले सकते। नंबर्स अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको प्रैक्टिस करके आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। राइट। कैट आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता जो हमको 12th 10th में मिलता था कि सर ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया है चलेगा ना। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 99 परसेंटाइल अगर एम कर रहे हो तो आपको कैट के हिसाब से चलना पड़ेगा, कैट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है। ओके, कैन यू सजेस्ट एनी टेस्ट सीरीज अदर देन सिमकैट? सी, टोटल नेशनल लेवल पे देखो तो 3 टेस्ट सीरीज अच्छी है, CL, टाइम एंड सिमकैट। ठीक है। ये तीनों में से कोई भी दो ले सकते हो। ठीक है? ये तीनों में से कोई भी दो ले सकते हो। बट मैं प्रिफर करूंगा कि देखो सिमकेट में क्या होता है पता है? सिमकेट में अभी उन लोगों ने अ, बहुत टफ क्वेश्चन रखना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट पीपल। ठीक है। जब बच्चे कब अट्रैक्ट होंगे? यार तूने सिमकेट वो सॉल्व किया कितना टफ था पता है, उसके क्वेश्चंस तो बहुत ही गंदे थे। तब जाके वो बस क्रिएट होगा। बट मुझे बताओ वो एक्चुअली में बच्चे को वो फायदा कुछ देता है क्या?
क्वेश्चन डिफिकल्ट होने से बच्चा उसको अच्छी तरह लर्न कर पाएगा या फिर बच्चे को मॉक देने में कुछ मतलब कैट में एक्चुअल एडवांटेज मिलेगा, वैसा तो नहीं है। क्योंकि कैट में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते अब। ठीक है, लोग 100 मार्क्स लाके 100 परसेंटाइल लाते हैं, मतलब क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस अब मॉडरेट लेवल पे आ गए। अभी कैट प्योर प्ले हो गया स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आप क्वेश्चंस कौन से पिक करते हो। तो एग्जाम के पेपर टेस्ट सीरीज वैसी चूज करो जो स्मार्टली डिजाइन, जो आपको पूरी तरह से सब कुछ पूरे फ्लेवर्स देते हो। ठीक है, तो आई थिंक वहां पे सीएल और टाइम ये दोनों आगे निकल जाते हैं। सेम कैट डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वो अच्छी डिफिकल्टी के क्वेश्चन देता है, बट जो कुछ काम के नहीं है। ठीक है, कैन यू सजेस्ट एनी अदर मॉक टेस्ट सीरीज अदर देन सीएल? यस, आई आंसर दैट क्वेश्चन। विच ईयर डिड यू गिव एग्जाम? आई गिव एग्जाम इन 2018, CAT 2018. Is there any problem being an engineer for MBA in finance field? In fact, MBA in finance field के लिए engineers first choice होते हैं। आप मानोगे नहीं, बट यस, मतलब मैंने देखा है, अपने फ्रेंड्स को भी देखा है। फाइनेंस फील्ड में इंजीनियर्स ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहां पे नंबर क्रंचिंग और वो सब ज्यादा होता है। फाइनेंस में है ना, सी फाइनेंस इज नॉट अ एंटायरली वन थिंग। फाइनेंस में कई तरह के फील्ड होते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया आपका, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया आपका। ठीक है, अभी फाइनेंस फिनटेक भी एक नया फील्ड निकला है। ठीक है, फिनटेक में भी कई सारे लोग अच्छे पैकेज से जा रहे हैं, 30-35 लाख के पैकेज मिलते हैं फिनटेक। तो वो फील्ड हो गया। तो एक्सेप्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस, बाकी सब जगह पे इंजीनियर्स को फाइनेंशियल फील्ड में प्रेफर किया जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में नॉन इंजीनियर्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहां पे वो बैलेंस शीट और वो सब चीजें आती है। ठीक है, बाकी सब जगह पे बैलेंस शीट तो आती ही है, बट रेशियोज कैलकुलेशंस वो सब ज्यादा आता है। LRDI मैंने लास्ट वीक से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। सो माय क्वेश्चन इज, इन व्हाट मैनर शुड आई अप्रोच टू इम्प्रूव दिस सेक्शन? फर्स्ट, गेट अ फ्लेवर ऑफ LRDI। आप स्टार्ट करो फास्ट करके कैट के LRDI के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करो और देखो कि कैसा आपका चल रहा है। फिर उसके बाद देन यू कैन टॉक विथ मी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सर, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ अननोन इन LRDI बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फियर। ओके, ग्रेट। एक्चुअली ये LRDI का फियर है ना, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप ज्यादा टाइम देते हो। एक चीज बताओ मुझे, ये क्वेश्चन किसने पूछा है? सचिन। सचिन, अगर आपको कोई लड़की पसंद हो, ठीक है, बहुत खूबसूरत लड़की हो, आपको बहुत पसंद, तो आप क्या करते हो? आप ट्राई करते हो ना। आप किसी भी तरह उसका दिल जीतने का ट्राई करते हो। ऐसा तो नहीं सोचते कि यार उसने मना कर दिया तो क्या करूं, पहले से ही हार मान के नहीं बैठते। राइट? तो वो फियर निकालने का एक ही तरीका है, कोशिश। आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी जाके वो फियर निकलेगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो डर कम हो। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाउ मेनी आवर्स अ डे इज सफिशिएंट फॉर अ कैट? मेरे लिए 1 आवर भी सफिशिएंट है और 10 आवर्स भी किसी के लिए सफिशिएंट नहीं होता। मैं नॉर्मली 2 घंटे देता था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, बट वो 2 घंटे मेरे फोकस आवर्स रहते थे, फोकस लर्निंग होता था। मैं हमेशा मोबाइल में स्टॉप वॉच या टाइमर, स्टार्टिंग में स्टॉप वॉच लगाता था क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कि ये क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व होता है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा तो मैं टाइमर लगा के सॉल्व करता था। ठीक है, सो 2 आवर्स इज मोर देन इनफ। बट अगर आप और कमजोर हो तो आपको ज्यादा टाइम। हाँ, हेमिल का क्वेश्चन है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टॉप 3 IIM इफ यू हैव पुअर एकेडमिक एंड डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस? हेमिल, एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा अच्छा एक फ्रेंड था XLRI में, मिलिंद करके उसका नाम था। वो बंदे का ग्रेजुएशन में एक बार फेल हो चुका था वो। कोई IIT NIT नहीं था, नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी था, नॉर्मल। 12th में वो बंदे का 60 परसेंटेज था। 10th में उसने अच्छा किया था, 85 परसेंटेज लेके आया था, स्टेट बोर्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मल थी उसकी।
ना ही कोई कमिटी या एक्सेप्शनल सीवी पॉइंट था उसका, वो बंदे का वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो बंदे ने कॉलेज में आके इतनी मेहनत की, वो डीन्स मेरिट लिस्ट में आया, उसने टॉप 5 में आया, और अभी उसका 40 लाख का पैकेज है। ठीक है, तो मतलब मैं जस्ट आपको कॉलेज में जाने तक नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज के एंड तक, प्लेसमेंट तक का मैं बता रहा हूँ कि जो एवरेज बंदा था, बिलो एवरेज बंदा था, वो अगर अच्छी कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपका, उसके जेड के परसेंटाइल अच्छे थे, उसके जेड के परसेंटाइल 99.8 थे, तो आपको परसेंटाइल पे वहां पे कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, अप टू विच sorry up to which I am should we take admission if we are getting admission top B school? अरे अप्लाई कर दो, सब में अप्लाई कर लो, टेट का स्कोर आएगा तब पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से कॉल आया। ओके, व्हाट अबाउट MBA IT? आई थिंक दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ this webinar. How much percentile a GM student should score to get into top B school? More than 99 plus percentile. Which MBA field to target as a commerce student? All field are good. MBA is a field of commerce student. इंजीनियर तो बाहर से आ गए, ये आपका ही फील्ड है। आप फाइनेंस में चले जाओ, आप मार्केटिंग में चले जाओ, स्ट्रेटेजी में चले जाओ, आपका ही फील्ड है ये तो। Thus, segregating font section on basis of type and logic of solving, is it a good strategy? Yes, it is a good strategy. ठीक है, मतलब सेग्रीगेट तो करना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप। ओके गाइस, आई थिंक वी हैव क्रॉस द टाइम लिमिट, 1 आवर से ऊपर का हो गया। आई थिंक, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हो। ठीक है, सो अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ। उससे पहले ये अनाउंसमेंट कर दूँ कि अगर आपने कोई एडमिशन नहीं लिया हो, या फिर आपके फ्रेंड लेना चाहते हो, आपने ले लिया हो, तो कैट 21 रिपीटर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 25 से। और आई थिंक ये कॉस्ट प्राइस पे तो मिलना टफ ही है, मतलब बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, दूसरा भी एक बैच स्टार्ट हो रहा है कैट 21 का नॉर्मल बैच, वो 22 से हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी आपका फ्रेंड हो या आपको एनरोल करना हो, just get in touch with one of the CL marketing team, administrative team, या तो फिर मुझे भी पिंग कर सकते हो, आई कैन कनेक्ट यू विद देम, एंड दैट्स इट गाइस। मेरा नंबर लिख लो, यू कैन व्हाट्सएप मी। ठीक है, और बात करना चाहते हो, यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट। नॉर्मली आई एम अवेलेबल ऑन सैटरडेज एंड संडेज। ठीक है, तो आप बात कर सकते हो, ऐसा मत सोचो नंबर कि लिखना सर है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ कैसे बात करूँ, कोई भी हो, आई एम रेडी टू हेल्प। मैं, see, my main profession is I'm working as a consultant in KPMG company, but right now I'm still like coaching students, mentoring students, just because I like it. मुझे पसंद है बच्चों को गाइड करना, और अगर कोई बच्चे को अपनी ड्रीम कॉलेज दिलाने में मैं थोड़ा भी हेल्पफुल रहूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपके फ्रेंड को भी बात करनी है, वो CL में हो या नहीं हो, कोई और इंस्टीट्यूट में हो, कोई और सिटी से हो, तो भी वो मुझसे बात कर सकते। ठीक है, दिस इज माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू गाइस, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.